शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर किया करें। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नोमी अली शेयर कर रहे हैं। नोमी कहते हैं कि मैं कराची नाज़माबाद का रहने वाला हूँ और हम लोगों की ड्राई क्लीनर फैक्ट्री है वो अंगारा गोट लियाकताबाद कराची में है। रमज़ानुल मुबारक से तकरीबन 7-8 दिन पहले की बात है। रात 1:30-2 बजे का टाइम था। हम लोग सब सो रहे थे तो एकदम से हम लोगों की डोर बेल बजने लग गई। हम लोग सेकंड फ्लोर पर होते थे। नीचे वाले पोर्शन में हम लोगों ने अपना एक डॉग रखा हुआ था। तो मैंने ऊपर से झांक कर जब टेरेस से देखा तो वहाँ पर मैंने 2 आदमी खड़े हुए देखे। हम लोग जहाँ से लॉन्ड्री करवाते थे अपने ड्रेसेस, वो वसीम धोबी के नेम से वो जगह थी, काफ़ी फेमस है वो भी। उसने कहा कि आपके ये ड्रेस रेडी हो गए हैं तो हम लोग ये आपको देने आए हैं। जब उसने ये बात की मुझे बहुत सख्त अजीब लगा। मैंने उसे ये कहा कि ये कौन सा टाइम है किसी के घर आकर कपड़े देने का? टाइम तो देखो, रात के 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा है। वो बार बार ये कह रहा था कि नहीं, आपके कपड़े हैं, आप लोग ले लें, अभी हम लोग इतनी दूर से आए हैं, आपकी मदर ने कपड़े दिए थे तो आप जाकर चेक करें। हमने सोचा कि हम आज ही ऑर्डर पहुंचा दें, आपका तैयार हो गया था। मैंने उसे कहा कि ठीक है, ऑर्डर तो तैयार हो गया था लेकिन ये कोई टाइम नहीं है किसी के घर आने का। तुम ऐसा करो, तुम जाओ और सुबह आना, आकर कपड़े भी दे जाना और पैसे भी ले जाना, मैं अभी नीचे नहीं आ सकता। वो तो जैसे वहाँ पर खड़ा ही हो गया और मुझे फ़ोर्सफुली कहने लगा कि नहीं, आप अभी आकर कपड़े लें, ये ख़राब हो जाएंगे, हमने बहुत मुश्किल से इनको वॉश करके प्रेस किया है, ये वो। मुझे अब थोड़ा सा गुस्सा आने लग गया। मैंने उसे ये कहा कि चलो ठीक है, मैं ये गेट अनलॉक कर देता हूँ, तुम इनको नीचे रख जाओ और सुबह आकर पैसे ले जाना, मैंने नीचे नहीं आना। मैंने अपनी अम्मी से पूछा तो मेरी अम्मी का ये कहना था कि हाँ, हमने कपड़े तो उनको दिए हुए हैं, बल्कि मेरे ही कपड़े दिए हुए थे, लेकिन ये कौन सा टाइम है किसी के घर आने का। मैंने उसे कहा कि चले जाओ। मैं उसको डांट कर अंदर आ गया और मैं नीचे नहीं गया। 5 मिनट गुजरे, उसने फिर हम लोगों का गेट नॉक करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत सा गुस्सा आया। मैंने उसे ये कहा कि तुम्हें मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं अनलॉक कर देता हूँ, तुम इनको अंदर रख दो और चले जाओ, पैसे सुबह ले लेना। उसने कहा कि नहीं, आपके नीचे वाले पोर्शन में तो डॉग बोल रहा है तो ये आपके कपड़े ख़राब कर देगा। मैंने उसे ये कहा कि ये तो ख़राब नहीं करेगा, तुम रख जाओ। उसने बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ बहुत ज़ोर से हम लोगों की गेट को पकड़कर उसने ज़ोर से पटका। मुझे बहुत सा गुस्सा आया। मैंने उसे कहा कि ठहरो, तुम्हें मैं अभी पूछता हूँ, ये क्या बदतमीज़ी है, तुम लोगों को सेंस नहीं है, इस तरह से तुम लोग बिहेव करते हो किसी के घर पर आकर आधी रात को। मैं ये कहता हुआ गुस्से से नीचे उतरा। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1 से 2 सेकंड लगे होंगे ऊपर से नीचे आते हुए, और कितना टाइम लगना था। जैसे ही मैंने गेट खोला, बाहर कोई भी नहीं था। वो लोग जो थे वो जितना भी ये माल सप्लाई करते थे, जो लोगों की उनके ऑर्डर्स होते थे, जो कपड़े होते थे, वो गधा गाड़ी पर आते थे। अगर वो इतनी जल्दी गधा गाड़ी को लेकर जा ही नहीं सकता था, क्योंकि हम लोगों का घर जो था वो स्ट्रीट में ऑलमोस्ट 7 to 8 बनता था। अगर वो स्ट्रीट को क्रॉस भी करता तो उसको कुछ टाइम तो लगता। जैसे मैंने गेट खोला, बाहर कोई भी नहीं था। अब मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगी कि ये क्या मजाक है, ये कहाँ पर गया। वहाँ पर जहाँ पर हम लोगों की वो स्ट्रीट शुरू होती थी, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे होते थे। अब 2 रास्ते लगते थे हम लोगों की स्ट्रीट को। एक वो जो जहाँ से सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते थे, और एक और साइड थी जहाँ पर वो गली ख़त्म होती थी। वो गेट रात को बंद होता था। अब उसका जो एग्ज़िट जो पॉइंट था वो वही था जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड थे। मैं चलता हुआ उनके पास गया तो मैंने उन्हें ये कहा कि आपने अभी यहाँ पर किसी गधा गाड़ी वाले शख्स को आते या जाते देखा है? उन लोगों ने ये कहा कि नहीं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया, आपको कोई वहम हुआ होगा। मैं बहुत सरप्राइज़ था। मैं फ़ौरन घर आया, मैंने ये बात आकर अम्मी को बताई तो अम्मी ने मुझे ये कहा, जब उन लोगों ने भी ये बात कर दी कि यहाँ पर तो कोई आया ही नहीं है और ना ही यहाँ से कोई गया है, तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया और मैं बहुत ज़्यादा डर भी गया। मैं घर वापस आया, मैंने ये बात अपनी मदर के साथ भी शेयर की। उनका ये कहना था कि हो सकता है तुम्हें कोई वहम हुआ हो, लेकिन मैंने उन्हें ये कहा कि ये वहम तो हो ही नहीं सकता। मेरी बाकायदा बहस हुई है उसके साथ।
अब मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी। मैंने उनका मोबाइल भी चेक किया, ना हमें कोई कॉल आई हुई थी कि हम लोग आप लोगों की वो डिलीवरी देने आ रहे हैं, और ना ही हम लोगों ने कोई कॉल की हुई थी। फिर भी मुझे चैन नहीं आया। सुबह मैंने उनकी शॉप पर कॉल की और मैंने उनसे पूछा कि वसीम यहाँ पर हैं जो आपके पास काम करते हैं। उनका ये कहना था जी बिल्कुल है। मैंने उनका गेटअप भी बताया कि उनकी सांवली रंगत है, थोड़े से बाल भी सर पर कम है। उनका ये कहना था बिल्कुल उनका यही गेटअप है। तो मैंने उन्हें ये कहा कि वो रात 1:30-2 बजे हम लोगों के घर डिलीवरी देने आए हैं। उन्होंने कहा कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो तो अब डिलीवरी पर है ही नहीं, वो तो वॉशिंग पर होते हैं। बस ये सुनने की देर थी, फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा आज तक भी ये चीज़ मेरे लिए एक मिस्ट्री है। वो कौन था, वो क्या मखलूक थी जो उसका रूप लेकर हम लोगों के दरवाज़े पर आया इतनी रात को, और वो मुझे फ़ोर्सफुली नीचे भी बुला रहा था। अगर मैं नीचे चला जाता तो शायद वो मुझे नुकसान दे देता। अभी जब मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुझे उस चीज़ का बहुत खौफ है मेरे दिमाग पर। ये एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, मेरी अपनी ज़िंदगी की। बहुत शुक्रिया नोमी आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी शरीन सबा शेयर कर रही हैं। शरीन कहती हैं, मैं कराची कुरंगी की रहने वाली हूँ और आपके साथ अपने बचपन की एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। एक ख़ौफनाक कहानी। ये तब की बात है जब मेरी एज 5-6 साल हुआ करती थी। तो मेरे साथ एक बहुत ज़्यादा डरावना हादसा हुआ। हम लोगों के घर के पास ही बिल्कुल एक बच्चों का झूलों वाला पार्क हुआ करता था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था वहाँ पर जाकर झूले लेना। मैं तकरीबन जब भी फ्री होती थी, जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो मैं वहाँ पर बैठकर झूले लेती रहती थी। अम्मी मुझे हमेशा एक बात समझाती थी कि शाम होने से पहले घर आ जाया करो। मैं उन्हें ये कहती थी कि ठीक है, मैं शाम होने से पहले घर आ जाया करूँगी। अपनी हस्बे मामूल मैं अपनी आदत के मुताबिक वहाँ पर झूले लेने चली गई। मैं वहाँ पर झूले ले रही थी। झूले लेते लेते शाम हो गई। मैंने ये सोचा कि थोड़े से और झूले ले लेती हूँ, अम्मी को पता नहीं चलेगा और फिर मैं अभी घर चली जाऊँगी। इतने में मगरिब की अज़ान होने लग गई। अब जिस जगह पर मैं बैठकर झूले ले रही थी उसके सामने एक बहुत बड़ा घना दरख्त था। वो जो दरख्त था वो दरख्त ज़ोर ज़ोर से झूलने लग गया। वो दरख्त इस तरह से झूल रहा था कि जैसे आंधी आ गई है। मेरे देखते ही देखते मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं छोटी भी थी। मुझे किसी चीज़ ने बहुत पावर के साथ खींचना शुरू कर दिया और बाकायदा वो चीज़ मुझे खींचकर उस दरख्त के ऊपर ले गई और उस दरख्त के ऊपर ले जाकर उसने मुझे बहुत ज़ोर से नीचे फेंका। मुझे बहुत सख्त चोट लगी और मैं बेहोश हो गई। जब अम्मी ने मेरा काफ़ी देर इंतज़ार किया तो वो परेशान हो गए, मुझे ढूंढती ढूंढती पार्क में आई। तो मैं वहाँ पर दरख्त के पास बेहोश पड़ी थी, मेरे सर से खून भी निकल रहा था। फिर अम्मी बहुत घबरा गई, मुझे उठाकर घर लेकर गए, डॉक्टर को बुलाया, बैंडेज की। उसके बाद अब उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि इसको हुआ क्या है। जब मुझे होश आया तो मैं बहुत डरी हुई थी और मैं ये कह रही थी कि ये मुझे साथ ले जाएंगे, वो मुझे साथ ले जाएंगे। अब घर वालों को समझ नहीं आ रही थी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। फिर हम लोगों के गली के कॉर्नर पर एक मस्जिद थी, वहाँ के इमाम साहब को बुलाया गया। तो जब इमाम साहब आए, उन्होंने जब दम किया तो मेरे ऊपर किसी चीज़ की हाज़िरी हो गई। वो कोई चुड़ैल थी, वो बाकायदा मेरे जिस्म में आकर बोलने लग गई और उसने ये कहा कि मैं इस बच्ची को नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको मार दूंगी, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। वो जो मौलवी साहब थे उनका ये कहना था कि इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम क्यों इसके पीछे पड़ी हुई हो। तो उसने ये कहा कि बस मैंने इसको देखा है, वहाँ पर ये झूले ले रही थी, तो हम लोग वहाँ पर रहते हैं, वो टाइम हम लोगों के चलने फिरने का था और ये वहाँ पर थी, तो मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको साथ लेकर जाऊंगी। फिर वो जो मौलवी साहब थे उन्होंने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो फिर भी कहती थी कि नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने एकदम से मेरी चोटी से बाल पकड़कर उसको आसमान की तरफ ज़ोर से खींचा तो वो चीखने लग गई और उसने ये कहा कि ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये कभी भी दोबारा उस पार्क में ना आए। अगर ये आई तो मैं इसको जानी नुकसान दे दूँगी। फिर उसके बाद कभी भी मैं उस पार्क में नहीं गई। काफ़ी दम वगैरह करवाई, तब मैं जाकर ठीक हुई। मैं छोटी थी लेकिन अभी भी मुझे ये बात बिल्कुल याद है जो मेरे साथ ये हादसा हुआ, और बहुत ज़्यादा डर भी लगता था जब मैं इस बात को सोचती थी। ये एक स्टोरी थी जो शरीन सबा ने शेयर की। बहुत शुक्रिया शरीन सबा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी सिंड्रेला शेयर कर रही हैं। सिंड्रेला कहती हैं, आज आपके साथ अम्मी की बताई हुई एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये बात तब की है जब मेरी अम्मी की उम्र 8-9 साल थी। तो वो कहती हैं कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, काफ़ी बड़ी वो हवेली थी, हम 6-7 कज़नें थीं जो मिलकर खेला करती थी। हम लोगों की रूटीन थी,
हम लोग शाम भर खेलती रहती थी। इसी तरह से एक दिन हम लोग खेलती खेलती हवेली की बैक साइड पर चली गई। अब जो हवेली की बैक साइड थी वहाँ पर एक नौकरों के लिए कमरा बनाया हुआ था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो हवेली काफ़ी बड़ी थी। अब जो नौकरों के लिए कमरा बनाया हुआ था उसके ऊपर एक पानी वाली टंकी हुआ करती थी। वो जो पानी वाली टंकी थी काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी। हम लोग खेलती खेलती उस तरफ चली गई। वो जगह बिल्कुल वीरान रहती थी, वहाँ पर किसी का आना जाना नहीं था। एकदम से मेरी और मेरी कज़न की नज़र पड़ी तो हम लोगों ने टंकी के पास किसी को बैठे देखा। कोई पाँव लटका कर टंकी के ऊपर बैठा हुआ था। जब हम लोगों ने गौर किया तो वो एक औरत थी। उसके सर के बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे थे और वो मेरी कज़न को इशारा करके अपने पास बुला रही थी। हम लोगों ने जब उसे देखा हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए कि ये क्या है, ये कौन है जो इस तरह से हमें इशारे कर रही है। जो मेरी कज़न ने गौर करके देखना चाहा उसको, उसका चेहरा इतना डरावना था जिसका हिसाब ही नहीं, और वो बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें भी निकाल रही थी। हम लोग तो डर गई, चीखें मारते हुए हम लोग वहाँ से वापस भागी। जैसे ही हम लोग वहाँ से वापस भागी, हम लोगों की वो जो कज़न थी वो तो बेहोश हो गई। बहुत सख्त उसको बुखार हो गया क्योंकि वो उसी को बुला रही थी अपने पास। हम लोगों ने घर वालों को सारी बात बताई। फिर एक सैयद साहब थे, उनको बुलाया गया। उन्होंने जब दम किया तो उनका ये कहना था उस जगह पर एक चुड़ैल का बसेरा है। पानी की उस टैंकी पर एक चुड़ैल का बसेरा है और ये आज से नहीं, ये घर बनने से पहले की यहाँ पर रहती है। उनका ये भी कहना था कि वो हिस्सा वीरान है। उस जगह पर, हवेली के उस हिस्से पर, जब ये हवेली नहीं बनी थी तो एक कब्रिस्तान हुआ करता था। बेहतर यही है कि आप लोग बच्चों को उस साइड पर मत जाने दें, वरना वो इन बच्चों को जाने नुकसान दे देगी। फिर हम लोगों के जो मामू थे उन लोगों ने उस जगह पर एक दीवार खड़ी कर दी। फिर कोई बच्चा भी उस तरफ नहीं जाता था। लेकिन हम लोगों की जो कज़न थी वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई। उनको बहुत ज़्यादा दम वगैरह करवाए गए, उनको तावीज़ दिए गए, तब जाकर वो ठीक हुई। ये हम लोगों की कज़न की ज़िंदगी की एक स्टोरी थी जो मेरी अम्मी ने शेयर की। बहुत शुक्रिया सनरीला आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर करी है सीमा सोहेल इंडिया से। सीमा कहती हैं कि आज आपके साथ मेरे फूफा जी हैं, उनकी कज़न की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक ख़ौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये आज से 15 साल पहले की बात है। तब मैं भी उनके पास रहने के लिए गई हुई थी अपनी फूफो के घर। तो जो मेरे फूफा थे उनकी पोस्टिंग हुई थी इंडिया पंजाब में। तो वहाँ पर उनकी वो कज़न भी आई हुई थी। उन कज़न का नेम था शाहिदा। और जो शाहिदा आंटी थी किसी को नहीं पता था कि वो पोजेस्ड हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि हम लोग सारे बच्चे फूफो के साथ और उनकी वो जो कज़न थी उनके साथ शाम के टाइम बाहर वॉक करने के लिए निकले। तो वहाँ पर एक पार्क बना हुआ था, वहाँ पर सब बैठ गए। एकदम से वो जो शाहिदा आंटी थी उन्होंने दरख्त की तरफ देखना शुरू कर दिया और वो दरख्त को घूरे जा रही थी। कुछ बोल भी नहीं रही थी, बस दरख्त को इस तरह से देख रही थी कि जैसे उनको इर्द गिर्द की कोई समझ ही नहीं आ रही या कुछ होश ही नहीं है। तो जो मेरी फुप्पो थी उनका नाम इशरत है। उन्होंने कहा कि शाहिदा क्या बात है, दरख्त पर क्या देख रही हो? फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद जब मेरी जो थी फुप्पो, उन्होंने जब नोटिस किया ये तो अपने कंट्रोल में ही नहीं है, इसको ना मेरी किसी बात का जवाब दे रही है ना ही मेरी तरफ देख रही है, पता नहीं इसको क्या हुआ है। वो उठकर घर की तरफ वापस आने लगी। हम सब बच्चे भी उधर ही खेल रहे थे। तो वो जो शाहिदा आंटी थी उन्होंने मेरी फुप्पो को ये कहा कि इशरत मुझे अकेला छोड़ कर जा रही हो, वो देखो सामने कौन है। तो वो पीछे पलटी और उन्होंने ये कहा कि आप मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही हैं और मुसलसल उस दरख्त को घूरे जा रही हैं। जिस पर वो जो शाहिदा आंटी थी उनका ये कहना था कि वो सामने खड़ा है, वो मुझे कोई नुकसान नहीं देता, वो सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सुर्ख हैं और उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं, वो मुझे कोई नुकसान नहीं देता, वो कब से मेरे साथ है, उसने मुझे बहुत से मुल्क दिखाए हैं, वो मुझे हर जगह लेकर जाता है, मैंने हर जगह देखी हुई है, बहुत से मुल्कों के नाम भी लिए उन्होंने, वो मुझे वहाँ पर सैर करवाता है, वो अभी भी मेरे सामने है। उसको पता चला कि मैं यहाँ पर आ रही थी तो वो मेरे पीछे यहाँ पर भी आ गया है। वो हर वक्त मेरे साथ होता है, मुझे एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता। अम्मी ने जब दरख्त की तरफ पुप्पो ने जब दरख्त की तरफ देखा वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। वो समझ गई कि इनके साथ कोई मसला है। वो जो आंटी शाहिदा थी उन्होंने बाकायदा बताया कि उनके ऊपर एक जिन का असर है और वो जिन हर वक्त उनके साथ रहता है। सफ़ेद कफन में वो लिपटा होता था। वो जो मेरी पुप्पो थी वो तो बहुत डरने लग गई कि मेरे तो बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरी भतीजी भी आई हुई है,
तो कहीं ये कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उन्होंने वो घर आ गई, वो भी उनके साथ आ गई। उस वक्त उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई, अल्लाह से मदद मांगने लगी कि मैं इनको ये भी नहीं कह सकती कि आप घर चली जाएं, अल्लाह करे ये सुबह घर चली जाएं, कहीं ये बच्चों को कोई नुकसान ना दे दें। बहुत डरी हुई थी, बार बार अल्लाह से मदद मांग रही थी। तो अल्लाह ने उनकी सुन ली। सुबह जब हुई तो जो आंटी शाहिदा थी, उनका ये कहना था कि अब मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे घर वापस जाना है, क्योंकि वो मेरे साथ है और बार बार सामने आता है। तो अम्मी ने कहा कि ठीक है आप जाएं। जब वो आंटी शाहिदा हम लोगों के घर से चली गई तो तब पुप्पो ने मुझे ये बात बताई। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, अजीबोगरीब मेरी कैफियत हो गई ये बात सुनकर। फिर मैं भी अपने घर वापस आ गई। ये एक स्टोरी थी जो सीमा सोहेल ने इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया सीमा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी इकरा शेयर कर रही हैं। इकरा कहती हैं, मैं इस्लामाबाद से हूँ और मैं आपके साथ अपनी पुप्पो की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये तब की बात है जब मेरी पुप्पो 17 साल की हुआ करती थी। तकरीबन आज से 30-35 साल पहले की ये बात है। तो दादी अम्मा वगैरह जो हैं वो लोग गांव में रहते थे। उन लोगों का गांव झंग की तरफ था। तो वो बताती हैं कि एक दफ़ा हम लोगों के घर में हम लोगों के कुछ दूर के मिलने वाले अचानक से आ गए। गर्मी का मौसम था, उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो लोग हम लोगों के गांव में आए। उन लोगों ने कहीं जाना था तो रात बहुत हो गई थी, तो वो हम लोगों की तरफ आ गए। अब हम लोगों ने सबके सोने का बंदोबस्त किया। तो जो मेरी पुप्पो थी वो उन मेहमानों के साथ ऊपर छत पर सो गई और बाकी सब नीचे सहन में सो रहे थे। वो माँ बेटी भी मेरी पुप्पो के साथ ही थी। सुबह जब हुई तो उन लोगों ने जल्दी निकलना था। वो लोग तकरीबन फजर की नमाज़ पढ़कर वो लोग निकल गए, क्योंकि उन लोगों ने आगे कहीं दूर जाना था। तो जब पुप्पो जागी, सुबह हुई तो पुप्पो भी नीचे आ गई। नीचे आकर जो नीचे वाला कमरा था वहाँ पर आकर सो गई। जब 7 बजे का टाइम हुआ तो दादी अम्मा पुप्पो को जगाने गई कि जागो, अब नाश्ते का टाइम हो गया, जाग जाओ। पुप्पो जागी तो उनकी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब लग रही थी। उनकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड हुई हुई थी। बाहर आई हाथ मुँह धोकर, तो पुप्पो ने एक अजीबोगरीब तरह का जूता पहना हुआ था। दादी अम्मा ने पूछा, ये तुमने जूता किसका पहना हुआ है? जब पुप्पो ने अपने पाँव पर गौर किया तो कहती हैं कि हाँ, ये मेरे जूते तो नहीं है, कहीं ये उनके तो नहीं रहेगी, वो जो मेहमान आई हुई थी। दादी अम्मा ने कहा कि पता नहीं उनके ना हो, उतार के रख, तो शायद वो लोग वापस मांग लें। वो एक चप्पल सी बनी हुई थी, अजीबोगरीब तरह की वो एक चप्पल बनी हुई थी। लेदर की वो चप्पल थी, लेकिन पुप्पो कहती हैं वो इस तरह से उनके पाँव में फ़िट थी जैसे बिल्कुल उनके पाँव के साइज़ की है। उन्होंने वो जूता उतार के रख दिया। उनके पाँव बहुत ज़्यादा रेड हुए हुए थे। उन्होंने अपने शूज़ पहन लिए। बहुत सख्त पुप्पो को ना बुखार हो गया। तो दादी अम्मा ने ये कहा कि शायद मौसम की वजह से बुखार हो गया, जैसे गर्मी का मौसम है तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई होगी। तो गांव के हकीम साहब से कुछ मेडिसिन लेके दे दी, लेकिन उनका बुखार नहीं उतरा। पुप्पो ने सारा दिन वैसे जैसे घर की रूटीन होती है, तबीयत ख़राब होने की वजह से कोई काम भी नहीं किया। मगरिब के बाद वो अपने कमरे में लेटी हुई थी, तो उनके कमरे के अंदर से अजीबोगरीब तरह की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई रो रहा है। दादी अम्मा को बड़ी तज्जुब हुआ कि ये रो क्यों रही है, इसको क्या हुआ है, शायद बुखार ज़्यादा हो गया है। दादी अम्मा कमरे में गई तो पुप्पो सोई हुई थी। दादी अम्मा ने उनको जगाया कि तुम रो क्यों रही हो? तो पुप्पो ने ये कहा कि मैं तो नहीं रो रही थी, मैं तो सोई हुई हूँ। दादी अम्मा ने कहा कि मैंने खुद तुम्हारे कमरे में से रोने की आवाज़ सुनी, और आवाज़ भी ऐसी थी जैसे तुम रो रही हो। पुप्पो बड़ी हैरान हुई और वो कहती कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो आपने आकर जगाया। अब जो दादी अम्मा हैं उन लोगों ने सहन में चारपाइयाँ बिछाई हुई थी। गर्मी का मौसम था। पुप्पो की और दादी अम्मा की बिल्कुल साथ साथ चारपाई थी। फिर आगे जो मेरे चाचू थे उनकी थी और दादा अब्बू की थी। आधी रात का टाइम हुआ तो दादी अम्मा की आँख खुली। पुप्पो घर में नहीं थी, पुप्पो अपनी चारपाई पर नहीं थी। दादी अम्मा की जब आँख खुली, दादी अम्मा हैरान हो गई कि शायद वॉशरूम में ना गई हो, आवाज़ें देने लग गई। मेरी पुप्पो का नाम फ़ौज़िया था। वो ना उनको आवाज़ें देने लगी कि फ़ौज़िया किधर हो तुम? काफ़ी देर होगी जब वो चारपाई पर वापस भी ना आई और आवाज़ भी ना आई, तो दादी अम्मा परेशान हो गई। फ़ौरन से उठी, वॉशरूम जाकर चेक किया, वहाँ पर भी नहीं थी। कमरे चेक किए, वहाँ पर भी नहीं थी। ऊपर जाकर छत चेक किया, कहीं भी नहीं थी। बहुत ज़्यादा वो सब परेशान हो गए। उन लोगों ने दादी अम्मा ने फ़ौरन से दादा अब्बू को जगाया, मेरे चाचुओं को जगाया कि फ़ौज़िया घर पर नहीं है। अब उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आधी रात को हम लोग उसको कहाँ से ढूंढें, क्या पता वो कहाँ गई है कहाँ नहीं। आधी रात का टाइम और अजीबोगरीब ये माजरा। उन लोगों के दरवाज़े पर दस्तक हुई। वो लोग डर गए कि पता नहीं कौन आया आधी रात को। उन लोगों ने पूछा कि बाहर कौन है, तो वो चौकीदार था गांव का। गांव के चौकीदार ने ये कहा कि आपके घर से भी कोई औरत निकली है थोड़ी देर पहले, मैं उसके पीछे बहुत भागा हूँ।
उस औरत के सर के बाल खुले हुए थे और वो रोती चीखती हुई गांव के कब्रिस्तान की तरफ गई है। मैं उसके पीछे कब्रिस्तान तक गया हूँ, मुझे वो आगे से नज़र नहीं आई। ये लोग बड़े परेशान हुए कि ऐसा कैसे मुमकिन है, एकदम से पुप्पो को क्या हो गया। इन लोगों ने बताया चौकीदार को कि हम लोगों की तो बेटी भी घर पर नहीं है, हम लोगों को तो कुछ समझ नहीं आ रही वो कहाँ गई है। चौकीदार ने ये कहा कि आप चलें मेरे साथ, जाकर देखते हैं। चौकीदार को लेकर दादी अम्मा भी साथ, ये सारे लोग वहाँ पर गए, कब्रिस्तान में गए। तो पुप्पो एक कब्र के पास बैठकर, एक दरख्त के नीचे बैठकर बाल खुले हुए थे और रो रही थी। पाँव में वही चप्पल पहनी हुई थी। उनके घर वाले जब वहाँ पर गए तो बिल्कुल कब्रिस्तान के एंड में वो बैठी रो रही थी, बहुत डरावनी आवाज़ में रो रही थी। दादी अम्मा कहती है जब हम लोग कब्रिस्तान में एंटर हुए थे तो ऐसे लग रहा था वहाँ से 3 से 4 औरतें रो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसके करीब जाते गए वो सिर्फ उनकी बेटी की आवाज़ बन गई। उसको हिलाएं जुलाएं, उनको कोई होश ही नहीं थी। बड़ी मुश्किल के साथ उसको उठाया, उनके बाल वगैरह समेटे, उनको घर लेकर आए। पाँव में वही चप्पल थी। दादी अम्मा ने कहा कि तुम्हें मना किया था कि ये जूता ना पहनना, ये जूता तुमने क्यों पहना है। डांटने लगी। घर ले आई, घर लाकर जैसे उनको लिटाया, वो उनकी हालत अजीब हो गई, हाथ पाँव टेढ़े हो गए, वो बेहोश हो गई। पाँव से जूता निकालते गए उनके। तो अब ना दादी अम्मा ने बताया दादा अबू को कि ये जूता सुबह से ये इसके पाँव में था, तो मैंने उतरवा के रखा है, शायद ये उन लोगों का ना हो जो यहाँ पर आए थे। तो अब्बू ने कहा कि वो तो मैं पता कर लूँगा, लेकिन इसको अब क्या हो गया। अब रात का टाइम था, फजर का इंतज़ार करने लगे कि मस्जिद खुलेगी तो इमाम साहब को बुलाएंगे। फजर तक पुप्पो की हालत अजीब, कभी रोने लग जाना, कभी बेहोश हो जाना, हाथ पाँव टेढ़े, अजीब उनकी हालत होगी। फजर की अज़ान हुई तो फ़ौरन से दादा अबू गाँव के इमाम साहब के पास के उनको सारा माजरा बताया। इमाम साहब आए, बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे वो आते गए। तो जब उन्होंने पुप्पो की हालत देखी, वो जूते देखे, तो उनका ये कहना था कि ये किसी ने अपने ऊपर से चुड़ैल आफत का साया उतार कर इस लड़की पर डाल दिया। आपके घर कौन आया था। इन लोगों ने बताया कि इस तरह से हम लोगों के दूर पार के मिलने वाले थे, वो अचानक से आए, उनकी बेटी की हालत बहुत ख़राब थी। उनका ये कहना था इमाम साहब का कि वो जानबूझ कर आए थे, क्योंकि वो अपनी बेटी का कहीं से उतारा करवा कर आ रहे थे। तो वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने बाकायदा ये बात बताई कि जिसके पास से वो करवा के आ रहे थे, उन्होंने उसको कहा था कि किसी और कंवारी लड़की के घर जाना है, तो ये चीज़ आपकी बेटी को छोड़कर उसके पीछे पड़ जाएगी। इसीलिए तो वो इमरजेंसी में आप लोगों के घर आए थे। उनकी बेटी अब बिल्कुल ठीक होगी, बेशक पता कर लें आप लोग जो यहाँ पर इसकी हालत ख़राब थी। और ये जो जूते हैं ये उस चुड़ैल आफत की निशानी है जो इसके पाँव में है। ये लड़की अपने कंट्रोल में नहीं है। जैसे ही वो मौलवी साहब ने, इमाम साहब ने उनको दम किया मेरी फुप्पो के जिस्म में वो मखलूक बोलने लगी और बाकायदा ये कहने लगी कि मुझे भेजा गया है, ये मेरी निशानी है, ये जूते नहीं भी पहनेगी तो मैं इसको पहना कर अपने साथ ले जाऊंगी। और वो जो इमाम साहब थे उन्होंने ये कहा कि इसकी जान छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या नुकसान किया है। वो बार बार यही कहती थी कि मुझे भेजा गया है, मुझे इस पर छोड़ा गया है, मुझे इस पर बांधा गया है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। खैर उन्होंने 3 दिन का अमल बताया इमाम साहब ने, फिर वो उनके जिस्म से निकल जाती थी। हर रात पुप्पो को होश नहीं होता था, वो जूता पहनकर वो मखलूक उनको कब्रिस्तान तक ले जाती थी ज़बरदस्ती। बहुत उन लोगों ने वो जूता छुपाया, उठा कर घर से बाहर फेंका। वो फिर रात को उनके पाँव में होता था और उनको कब्रिस्तान में ले जाती थी, वहाँ से बेहोश हुई को उठा कर ले आते थे। 3 दिन वो अमल किया उन इमाम साहब ने। चौथे दिन फजर के वक्त उनके घर आए तो आकर उन्होंने वहाँ पर बकरे का सर मंगवाया, उसमें कुछ तावीज़ लगाए। उसके बाद पुप्पो के सर के बाल थोड़े से काट के वो भी उसके अंदर रखे और दादा अबू को ये कहा कि सूरज की रोशनी निकलने से पहले इसको नहर में बहा कर आना, ये चीज़ चली जाएगी। दादा अबू ने ऐसे ही किया, वो गांव की नहर में जाकर उसको बहा कर आए। तो पुप्पो तकरीबन सुबह से शाम तक बेहोश रही। जब शाम को उन्हें होश आया तो वो अपनी अम्मी से पूछ रही थी मैं कहाँ पर हूँ। उनकी हालत इतनी ख़राब थी। फिर इमाम साहब आए, उन्होंने दम किया तो उनका ये कहना था कि वो अब मखलूक चली गई है। जब वो बकरे का सर फेंकने नहर में गए थे तो वो जूते अपने आप गायब हो गए थे, वो कहीं पता ही नहीं चले वो कहाँ थे कहाँ नहीं। फिर इन लोगों ने लोगों का बहुत पता करवाया, वो जिनके दूर पार के जाने वाले थे उनका कुछ पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए और कहाँ नहीं। इतना बुरा उन लोगों ने इनके साथ किया। बड़ी मुश्किल के साथ मेरी फुप्पो नॉर्मल हुई। वो बहुत खौफज़दा रहती थी, डर के मारे पाँव में जूता नहीं पहनती थी, इतनी खौफज़दा हो गई थी। कुछ अर्सा उन पर उस मखलूक का असर रहा था। बहुत तावीज़ वगैरह भी लिए थे। उनको जगह जगह पर वो छिपकलियाँ नज़र आती थी। वो कहती थी मेरे पाँव के ऊपर छिपकली चढ़ रही है। पागलों वाली हरकतें करने लग जाती थी। कभी कहती थी मेरे दुपट्टे के ऊपर छिपकली चढ़ रही है, मेरे हाथ पर चल रही है। उनको वो मखलूक़ात नज़र आती थी। तकरीबन 1 साल लगा उनको नॉर्मल होने में। फिर वो ठीक हुई तो उनको घर वालों ने उनकी शादी कर दी।
अब वो ठीक है माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में, उनसे तो हम लोग डायरेक्ट इस टॉपिक पर बात नहीं करते क्योंकि करते जाएँ उनकी हालत फिर वैसी होने लग जाती है। तो ये स्टोरी मुझे दादी अम्मा ने सुनाई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया इकरा आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी आज की खौफनाक कहानियों से हमें ये मैसेज मिलता है, अल्लाह हमें बुरे लोगों से हमेशा महफूज रखे। ऐसे लोगों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही सख्त होती हैं जो किसी को भी नुकसान पहुंचा दें। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshin57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। आप लोग भी नौशीन वॉइस ऑफिशियल मेरे व्लॉग चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। लीला वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।